हो सकता है कि आपका बायो बहुत स्ट्रॉन्ग है बट आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आपके लिए वो चीज फील्ड चूज नहीं करेगा, ठीक है। या फिर आपका आर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आर्ट्स में आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, बीएससी में जा सकते हो। तो बेसिकली हम लोग क्या है ना इस चीज को आपको बताते हैं कि आपका 10th आपको करना क्या है, ठीक है, कि आफ्टर 9 क्या करना है। फिर जो स्टेज होता है बहुत क्रिटिकल होता है हार्ट के लिए। तो अभी जैसे आपने साइंस किया, साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस में कहाँ पे जा सकते हैं, सिर्फ हम साइंस ले रहे हैं तो सिर्फ हम आईआईटी या जेईई ही क्रैक कर सकते हैं। आप मैथ्स के थ्रू, ठीक है, साइंस में मैथ्स के थ्रू भी आप सिविल सर्विसेज इसकी तैयारी कर सकते हो। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री है, बहुत सारा फील्ड्स है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। बायो है, बायो ऐसा नहीं सिर्फ जो बायो ले रहे हैं तो सिर्फ आपका नीट या मेडिकल के फील्ड में नहीं जाएंगे, बायो में भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। या कॉमर्स है, कॉमर्स में ऐसा नहीं कि आप साइंस जा रहे हो तो कॉमर्स आप नहीं ले सकते हो। कॉमर्स में आपका सीए है, गवर्नमेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिनको आप कंटिन्यू करके आप अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हो। आर्ट्स है, सिविल सर्विसेज हो गया, आप अच्छा पीएचडी करके आप प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है ना। तो काफी सारे सबसे पहले तो आप इस क्लास में हैं, इसलिए एक ब्रांच में पीछे के लिए आप सभी को हमारा बेस्ट है और तैयारी अच्छी रखिए। बोर्ड एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि वो सिर्फ एक स्कूल एक क्लास के लिमिट तक उस बाउंड्री में वो कन्फाइन नहीं है। ये फैमिली के लेवल पे होने वाला एग्जाम होता है जहाँ लाखों बच्चे बैठते हैं और आपके परफॉर्मेंस का एक प्रॉपर एनालिसिस असेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। कहीं ना कहीं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का भी आपके पास मौका होता है क्योंकि 10th का जो एक स्टेज होता है, क्लास होता है, मैट्रिक्स होता है, अपने आप में चैलेंजिंग या बहुत डिसाइसिव है क्योंकि जैसे ही बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होगा आपको अपने हित में एक फैसला करना होता है कि मुझे क्या लेके पढ़ना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। सिंपली मन में आ गया कि मुझे मैथ्स लेना है या फिर बायो लेना है या मुझे कॉमर्स करना है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए यदि मैं कोई सब्जेक्ट ले रहा हूँ तो आने वाले वक्त में मेरे लिए क्या क्या ऑप्शंस है और क्या वो ऑप्शंस बढ़ने वाले हैं या फिर वो स्टैग्नेट होने जा रहा है। तो इन चीज़ों की भी समझ होना बहुत जरूरी है। और सिर्फ किसी सब्जेक्ट में मार्क्स ले आना 90, 95%, 98% वो एक पैरामीटर कहीं ना कहीं इस बात को जज और डिसाइड करने के लिए नहीं होता है कि वही चीज़ आपके लिए बना हुआ है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कुछ बुनियादी बातें हम लोग समझते हैं। एक एकेडमिक अप्रोच में फोकस, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। वो चीज़ नहीं है तो हमेशा इनकंसिस्टेंसी आपके आउटपुट परफॉर्मेंस और रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब ये चीज़ कैसे होगा? ये तभी मुमकिन है जब डाउट क्लियरेंस आप डे टू डे बेसिस पे आप करें। और डाउट क्लियरेंस कब होता है? जब आप रेगुलर वे में अपने किताबों को पढ़ते हैं, हर लाइन को पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बुक्स आप लोग फॉलो करते हैं। एक बच्चा भी ये खड़ा होकर मुझे ये बता दे, क्या कभी किसी ने कोशिश किया है जो चैप्टर आप पढ़ाई कर रहे हैं हर लाइन आपने उस चैप्टर का पढ़ा है? सच्चे दिल से बोलिएगा ये। कोई फेक कमिटमेंट नहीं, कोई इम्प्रेस करने वाली यहाँ बात नहीं है, ये आपके अपने इंटरेस्ट वाली बातें हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एलिवेट करते हैं, ठीक है ना। एजुकेशन इज नॉट अ वेसल टू बी फिल्ड, इट्स अ फायर दैट इग्नाइट्स योर माइंड, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिए। आप वैसे भी कहा जाता है एजुकेशन इज पावर, इंफॉर्मेशन इज पावर। मिसेस गांधी ने भी इस बात को कहा था। ऐसी ही नहीं कोई बातें कही जाती हैं, इसके बहुत डीप अर्थ होते हैं। तो नंबर 1, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट को समझते हुए आपको पढ़ना होगा, ठीक है। नंबर 2, डाउट क्लियरेंस आप तभी पॉसिबल बना सकते हैं यदि आपके पास एक रूटीन, हैबिट एंड शेड्यूल पहले से डेवलप होता है, ठीक है। नंबर 3, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन का जो स्टेज होता है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि फिर टाइम कभी पीछे नहीं आता, वो फॉरवर्ड होता जाता है, सिलेबस भी आपका बढ़ते जाता है। यानी कि एकेडमिक प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता जाता है और उतने सिलेबस को शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर कर पाना मुमकिन नहीं है किसी भी इंसान
इंसान के लिए, आप जो स्टूडेंट हैं आपके लिए तो अभी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज बहुत है। किसी भी फील्ड का कोई भी प्रोफेशनल है या इंडिविजुअल है, regarding the various career possibilities that will be having and the basics of academic approach, because that is fundamental and critical for your success wherever you may be, in whatever capacity you may be. ठीक है? And I'll have a brief introduction about myself. Myself Jignesh from Akas Institute, Ranchi, Singapore. My study for solutions. So let us have a round of applause for him, because it is he who has formalized and institutionalized the protection of this activity right. First of all, my best wishes to all of you. आपके इंडस्ट्री से करियर के लिए एंड अंडरस्टैंडिंग एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए, और बोर्ड्स में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे सके एंड ब्रिंग गवर्नेंस एंड प्रेस्टीज टू योर सोसाइटी, टू योर फैमिली, टू योर इंस्टीट्यूशन व्हिच इज योर अल्मा माटर. सो द वेरी बेस्ट ऑफ एकेडमिक फ्यूचर अहेड एंड द बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. एक अचीवमेंट आप बने, आप सभी अचीवमेंट बनेंगे, हमारी दिल से ख्वाहिश. थैंक यू. कुछ बेसिक्स है जो एकेडमिक अप्रोच में बहुत फंडामेंटल होता है, उन चीज़ों को हमेशा फॉलो करें. आज आप एज ए स्टूडेंट स्कूल में एनरोल्ड है, कल के डेट में हो सकता है कोई कॉलेज या फिर कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल कॉलेजेस में आप रहेंगे, वहाँ भी यही आपको 4 लाख काम देगा. उसके बाद कोई जॉब पकड़िएगा, वहाँ के कुछ बेसिक्स हमेशा आपको फॉलो करना रहेगा. तो क्यों ना हम उन चीज़ों को हैबिचुएट कर लें, आज से उन चीज़ों को अपने डेली रूटीन का पार्ट बना लें, इंटरनलाइज कर लें. और उसके थ्रू फिर मैं आपसे एक इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन में चाहूँगा. ठीक है? एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? नॉर्मली 45 to 60 का स्ट्रेंथ होता है, इसी रेंज में रहते हैं. ठीक है? सेम टीचर से आप पढ़ते हैं, वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वही नोट्स आप लिखते हैं. ठीक है? क्यों ऐसा होता है? जब एग्जामिनेशन होता है तो किसी बच्चे का उसका रिजल्ट में, उसके रैंक में, उसके परसेंटेज में, उसके ओवरऑल स्कोर में बहुत अंतर आता है. कभी आपने सोचा है? करते हैं, एक साधारण बात समझ के इन चीज़ों को सुन लेते हैं, आदमी चला जाता है, फिर भूल जाते हैं, और फिर अपने वही जो रूटीन रहता है उसी हिसाब से करना स्टार्ट करते हैं. और यही रीज़न है कि आप कभी अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते. सेकेंड एस्पेक्ट, जो एकेडमिक्स हो या फिर कोई भी चीज़ हो, डाउट क्लियरेंस बहुत मैटर करता है, एंड दिस इज सेंट्रल टू योर सक्सेस. और डाउट क्लियरेंस जो अपने सब्जेक्ट मैटर को, अपने कंटेंट को लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ता है. अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, एक सवाल कर रहा हूँ, क्या कोई ऐसा बच्चा है जो ये सच्चे दिल से बोल दे मुझे कि मैंने एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जो चैप्टर में पढ़ता हूँ उसका लाइन बाय लाइन में पढ़ जाता हूँ? कभी आपने ऐसा किया है?
थैंक यू सर। सो 11th का सिलेबस कैसा लग रहा है आपको? 12th है सर, 12th है 12th जी। और डिसाइसिव फेज है, क्यों है, कोई बता सकता है कुछ स्पेसिफिक रीजन? और बेसिक चीजें हैं, आप जानते हैं, बस वो कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ कन्विक्शन आपके अंदर में होना चाहिए कि हाँ ये रीजन है, इस वजह से मेरा ये ईयर जो है बहुत ही डिसाइसिव होने जा रहा है। क्या फिर 12 के बाद फिर आप स्कूल में पढ़ेंगे कभी? और 12 के बाद आपको क्या करना होगा? कोई कॉलेज ज्वाइन करेंगे, किसी कोर्स, पर्टिकुलर कोर्स का डिसीजन लेंगे, चाहे टेक्निकल और टेक्निकल कुछ भी हो सकता है। साइंस बैकग्राउंड में है तो आप कॉमर्स में पास जाएंगे, ठीक है? तो कुछ ना कुछ इसी सेगमेंट से रिलेटेड आप लोग ऑप्ट करेंगे। एकेडमिक अप्रोच में क्या चीजें आपके लिए फंडामेंटल होगा, आपके कोर प्रोसेस को बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है सक्सेस के लिए, सक्सेस की स्कीम में मोटिव कर सकता है। अब आप लोग ग्रोन अप स्टूडेंट हैं, काफी मैच्योर हैं, 12 साल से आप पढ़ते आ रहे हैं और एक ये एकेडमिक्स में क्या डिफिकल्टीज होता है, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या सॉल्यूशन आपके लिए रिक्वायर्ड होता है, कहीं ना कहीं एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आप लोगों में डेवलप हो चुका है। तो कहीं मुझे थोड़ा ब्रीफ करें इसके बारे में। हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स पे हम आएंगे। ये स्टार्टिंग फेज है, इन चीजों को स्लोली आपको कैसे करने का आगे बढ़ना है। सेल्फ स्टडी में क्या डिफिकल्टीज होता है स्टूडेंट के लिए और फिर उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या एफर्ट लगाते हैं, ये बताइए। क्यों होता है? क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप खुद पढ़ रहे हैं, आपको गाइड करने वाला वहाँ कोई होता नहीं है, ठीक है? इसके अलावा कंपटीशन का फीलिंग का आप ईमान करवाती हो, फीलिंग जनरेट होता है जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। जब चीजें आपके हिसाब से अप्रूव नहीं होता है तो क्या टेंशन और प्रेशर भी आप फील करते हैं उस समय? क्या आप एक टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते हैं या बस पढ़ते जाते भूल जाते हैं? कहाँ ढूंढना चाहिए? जो ये पढ़ाई आप किस लिए कर रहे हैं? एक एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं, एक परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हैं, क्या वहाँ आपको अनलिमिटेड टाइम दिया जाता है? पढ़ने के दौरान में और क्या चीजें आप एनकाउंटर करते हैं? डाउट्स आइडेंटिफाई करते हैं, जो डिफिकल्टी एरियाज होते हैं उसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए फिर क्या सॉल्यूशन अडॉप्ट करते हैं, क्या एफर्ट आते हैं? तो पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट लेवल पे, एप्लीकेशन लेवल पे, एक्सप्लेनेटरी नोट्स के लेवल पे, टर्मिनोलॉजीज के लेवल पे डिफिकल्टी तो फेस होती होगी, उसका लिस्टिंग करते हैं, उसका जो पॉइंट्स होता है वो आप नोट डाउन करते हैं, तभी तो आपको पता चल। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, एनसीईआरटी का कोई चैप्टर जब आप पढ़ते हैं, कितने ऐसे बच्चे जो उसका लाइन बाय लाइन पढ़ जाते हैं? मैं ये जो चीजें आपसे अभी पूछ रहा हूँ, मैं आने वाले टाइम में उसको कोड रिलेट करके आपको बताऊंगा। कोई एक सिंगल स्टूडेंट कोई खड़ा होकर मुझे यकीन से, विश्वास से और पूरी ऑनेस्टी के साथ ये बात कह सके, ग्रेट, प्लीज क्लैप फॉर इट। देखिए आपके बीच में ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। क्या है एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस? 12 के बाद फिर से क्या मतलब किताबें खोल के कॉलेज में पढ़ना है या कुछ कैरियर के रिलेशन में अपने आप को सेटल करना है, एस्टैब्लिश करना है? तो कभी आपने क्वेश्चन के ट्रेंड का एनालिसिस किया है, उसका इवैल्यूएशन किया है कि क्या ट्रेंड है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने दिन का एग्जामिनेशन होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या रहता है, कितनी बार मैं इस एग्जाम को दे सकता हूँ, क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मुझे कितना मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा,
एक ड्रीम कॉलेज को हासिल करने के लिए मुझे मैक्सिमम कितना स्कोर करना पड़ेगा, कॉमन रैंक लिस्ट में मेरा पोजीशन क्या रहना चाहिए, कभी आपने इन चीजों का एनालिसिस किया?